हम मिसाइल लोड करके बैठे हुए हैं, ऐसा मारेंगे कि दूसरा वर्ल्ड वॉर हमारे अटैक के आगे फेल है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप तब बोल रहे थे जब तक वो हवाई जहाज के अंदर बैठे भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो बैठे और हवाई जहाज ऊपर गया, ट्रंप बोलने लगे कि हम बातचीत को तैयार हैं, हमले रुक सकते हैं, मिसाइल लॉन्चर पर कपड़ा डाल दो। भले ही बांकीपुर ने चौंकाया हो, भले दतिया में नरोत्तम मिश्रा हारे हों, भले ही हार को जीतने वाला कहें और बाजीगर का व्याकरण गुलजार हो जाए, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ट्रंप ही हैं जिसके व्याकरण में जिद है, गलत फैसले हैं और धमकियां हैं, और उसके सामने उस जैसे ही अड़ियल कुछ देश, दोनों उसकी बात नहीं सुनते, न ईरान न इजराइल। अब आप पूछेंगे कि इजराइल का नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो भी ट्रंप की एक बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भाई अब गजा में जंग रुक जाएगी, हमास हथियार डाल देगा, लेकिन इसके बावजूद हमले थम नहीं रहे हैं। नेतन्याहू की टीम में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में आखिर चल क्या रहा है? हॉर्मुज खोलने के लिए नया प्लान क्या है और क्या इससे ईरान जंग अब खत्म होने का रास्ता खुलेगा? नेतन्याहू की टीम में क्या उठापटक चल रही है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। बीते हफ्ते ट्रंप चिल्ला कर कह रहे थे कि अब अमेरिका की सेना ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाली है, ईरान को अपने हमलों का जोरदार जवाब मिलेगा। लेकिन फिर 1 अगस्त को अचानक ट्रंप का मूड बदल गया। कहने लगे कि हमारी सेना तो पूरी तरह तैयार थी और हमला होने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने इसे रद्द करने का फैसला किया। 2 अगस्त को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने इसकी वजह भी बताई। कहा, मुझसे सऊदी अरब, यूएई, कतर और यहाँ तक कि ईरान ने भी ऐसा करने को कहा, यानी हमला रोकने को कहा। हम हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है अब समझौते की संभावना बन रही है। ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए मान गया है, उसके परमाणु कार्यक्रम का भी डर नहीं रहेगा, इसलिए मैंने अब हमला रोकने का फैसला किया है। इस समझौते को एक और मौका देना चाहते हैं हम। ट्रंप ने आगे बताया कि 3 अगस्त से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। ये बहुत बड़ा हमला होने वाला था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद सबसे बड़ा सैन्य हमला, लेकिन उन्होंने हमसे इसे रोकने की अपील की। उन्होंने कहा, कृपया हमला मत कीजिए। उनके पड़ोसी देशों ने भी यही बात कही। इसलिए हम देखेंगे कि क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने को लेकर कोई और समझौता हो सकता है। यानी ट्रंप की माने तो इस दौरान 2 बड़े मुद्दों पर समझौता हो सकता है। पहला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा पूरी तरह से खोलने का समझौता, और दूसरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक डील। लेकिन इस बार खास ये है कि हॉर्मुज पर जो डील हो रही है वो अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं हो रही, जैसे पिछली बार एमओयू के केस में हुआ था। इस बार बातचीत ईरान और ओमान के बीच में हो रही है, यानी वो 2 देश जो हॉर्मुज के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ईरान का भी दावा है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर बातचीत अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। ईरान का कहना है कि वो हॉर्मुज को जंग से पहले की तरह दोबारा नहीं खोलना चाहता। इसके बजाय एक नया समुद्री कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। ये कॉरिडोर एक ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के तहत होगा, यानी जहाजों के आने और जाने के लिए अलग अलग समुद्री लेन तय होंगी, जैसे दुनिया के कई दूसरे समुद्री रास्तों में पहले से होता आया है। ईरान का कहना है कि इस व्यवस्था का मकसद सिर्फ जहाजों की आवाजाही आसान बनाना नहीं, बल्कि ईरान की सुरक्षा और दोनों देशों की संप्रभुता की रक्षा भी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने भी कहा कि ओमान के साथ नए समुद्री रास्ते पर समझौता होना और हॉर्मुज को दोबारा खोलना, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। यानी अगर नया रास्ता तय भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉर्मुज पहले की तरह पूरी तरह से खुल जाएगा। शुरुआत में ओमान ने प्रस्ताव दिया था कि हॉर्मुज का संचालन मलक्का स्ट्रेट की तर्ज पर किया जाए, जहां इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर मिलकर समुद्री सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन करते हैं। इसकी लागत शिपिंग कंपनियां अपनी इच्छा से उठाती हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के मुताबिक ओमान ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि हॉर्मुज में जहाजों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाया जाए जिसका 50% हिस्सा ईरान और 50% हिस्सा ओमानी समुद्री क्षेत्र में हो। योजना ये थी कि जहाज एक तरफ से घुसे और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए, लेकिन ईरान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद उसने काउंटर ऑफर दिया। ईरान ने कहा कि वो अपने हिसाब से समुद्री लेन का संचालन खुद करेगा, जबकि ओमान दूसरी तरफ लेन के सिर्फ एक हिस्से की निगरानी कर सकता है। ईरान का कहना है कि इस व्यवस्था से उसे आने और जाने दोनों दिशाओं के जहाजों पर किसी न किसी स्तर पर नजर रखने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि जिस फाइनल प्लान पर अब बातचीत बनती दिख रही है वो ईरान या ओमान किसी का भी ओरिजिनल ड्राफ्ट नहीं था,
यानी ना ही मलक्का स्ट्रेट वाला प्लान था और न ही ईरान का जो भी प्लान हमने आपको बताया उस पर फाइनल बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगेई ने कहा कि दोनों पक्ष ऐसे समुद्री रास्ते पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं जो ना तो पूरी तरह उत्तरी कॉरिडोर हो और ना ही दक्षिणी, यानी ना ही ईरान के पास का हिस्सा हो और ना ही ओमान के पास का, बल्कि ऐसा रास्ता हो जो ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा भी कर सके। नए रास्ते के बारे में इससे ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ अभी किसी भी डील पर कोई बात नहीं चल रही है, यानी ईरान का कहना है कि सिर्फ हॉर्मुज पर ओमान से बातचीत चल रही है, जंग के बाकी मायनों पर कोई बात नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान और कतर दोनों देशों के बीच में नए सिरे से नेगोशिएशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मॉडल भी पिछले एमओयू की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। तो क्या इस बार इसमें कामयाबी मिल पाएगी? क्या ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज पर ही जंग खत्म करने का रास्ता भी बन पाएगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी डील से शुरू हुई बात वापस से हमलों की तरफ मुड़ जाएगी? जानकारों से समझते हैं। तो एमओयू साइन होने के बाद में उसमें कंडीशन थी कि ईरान 60 दिन तक अलाउ करेगा पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और जो माइनिंग वगैरह हो रखी है उससे बचा करके शिपिंग चलेगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया सार निकाला कि जो ओमान की तरफ का सदर्न पोर्शन है वहां से शुरू कर दिया, चैलेंजिंग इट कम्प्लीटली। तो एक तरह का रेड बुल की तरह प्रोवोक कर रहे हैं। इस बीच में ईरान ने, क्योंकि ओमान और ईरान दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शेयर करते हैं, उन्होंने आपस में बात करने की कोशिश की है। लेकिन ओमान जो एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव है, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करता है, मैरीटाइम नेशन है, उसने कहा कि हम कोई भी इसके ऊपर फीस या रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते। लेकिन ईरान चाहता है कि उसके ऊपर किसी ना किसी तरह की फीस हो। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट भी करे हैं जिसमें ये कई बार दिखाया गया कि और जितने चाहें वो सुएज कैनाल हो, पनामा कैनाल हो या कहीं से पाक स्ट्रेट जहां से भी जा रहे हैं वहां पर सब जगह चार्जेस होते हैं और कंपेयर किया। लेकिन वो एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक डिबेटेबल पॉइंट है। तो दुनिया चाहती है, भारत चाहता है कि यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, कि कमर्शियल नेविगेशन के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमेशा चला आ रहा है। और लेकिन ईरान चाहता है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि उसके लिए वो एक स्ट्रेटेजिक लीवर है। अब दूसरी बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 13 दिन तक अटैक किया सदर्न कोस्टल सिटीज के ऊपर में, लेकिन उनको क्या मिला उसके बाद? कुछ नहीं। फिर दोबारा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर और डैमेज करने के अलावा इस वक्त अमेरिका के पास ना कोई चारा है और ना कोई सोच समझ हो पा रही है। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप काफी नाहताश हैं और गुस्सा हो गए कि हुतीस को जो यमन के अंदर है वो भी एक बड़ा खतरा है। उनको कह दिया कि बाबल मंदब के ऊपर अटैक करो, उधर सऊदी ने अटैक कर दिया। तो देखिए इस वक्त इस युद्ध का जो मैप है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक मैप है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है और एक वो बहुत बड़ा खतरा दुनिया के लिए बनता जा रहा है। तो अगर थोड़ी बहुत सेंस प्रिवेल करेगा इन लोगों के बीच में तो शायद किसी ना किसी, लेकिन वो तभी हो सकता है जब दोनों साइड ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रूप में बातचीत करें, एक दूसरे की कंसर्न को समझें, दुनिया के हितों की रक्षा करें। अगर नहीं तो ये लड़ाई दोबारा से फिर भड़केगी और फिर उसका नतीजा जो है वो और भी घातक हो सकता है। इधर ईरान युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो उधर तमाम बातचीत और डील्स होने के बाद भी गजा में इजराइल के हमले नहीं रुक रहे। 30 जुलाई को ट्रंप ने कहा था कि हमास से हथियार छोड़ने पर बात बन गई है और अब गजा में जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बदले में इजराइल भी अपनी सेना गजा से हटा लेगा। लोग अभी उम्मीद का दिया जलाने का सोच ही रहे थे कि आसमान से आग के गोले बरसने लगे। इजराइल ने फिर से गजा पर हमला कर दिया और 19 लोगों की इसमें मौत हो गई। इससे पहले 1 अगस्त को भी इजराइल की तरफ से एक हॉस्पिटल के पास हमले की खबरें आई थी। इस पर इजराइल ने कहा था कि गजा में हमला रोकने को लेकर कोई डील नहीं हुई है। तो क्या इजराइल सीधे ट्रंप के पीस प्लान को चुनौती दे रहा है? क्या वो जानबूझकर गजा में शांति नहीं होने देना चाहता? सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप इजराइल को रोकने में नाकाम रहे हैं? हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, गाजा को तो एक मजाक बना दिया है। एक तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप अपना एक बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसा प्रपोजल लेकर के आते हैं और उसको एक रियल एस्टेट की तरह से यूज कर रहे हैं, जिसमें काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, खाली अरब कंट्रीज ने कहा है। लेकिन शांति किसी भी तरह से आ जाए तो अच्छा है वहां के लोगों के लिए। वो पिछले 2.5 साल से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जहां तक इजराइल की बात है, उनका तो प्लान ही दूसरा था। उनका तो प्लान इसको टेक ओवर करने का था पूरी तरह से, और अगर वहां पर कोई भी किसी भी तरह का रूल होगा वहां पर
तो वो उसको चाहते हैं कि उसमें जैसे कि और जगह उन्होंने गाजा के अलावा जो पैलेस्टाइन के अंदर में जैसे वो यूज़ करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ABC करके टेरिटरीज, उस तरह पूरा मिलिट्री और वो कंट्रोल उसके ऊपर रखें। ये उनकी एक इच्छा है और वो करके मानेंगे उसमें। लेकिन वो ये कहना कि अटैक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था या मना किया गया है, मैं समझता हूँ वो टोटली गलत बात है। क्योंकि अगर एग्रीमेंट क्या है वो, अगर इस तरह की बात आप करेंगे कि हर रोज़ आप उसको वायलेट करेंगे, लेकिन माइट इज़ राइट है। आज का ज़माना जो है जंगल राज है और इस जंगल राज के अंदर में जिसका जो दिल आ रहा है वो कर रहा है, जिसके पास ताकत है वो उसको दिखा रहा है दुनिया को। तो मैं नहीं समझता कि ये ख़त्म हो पाएगा इतनी आसानी के साथ में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने हाथ पांव बहुत जगह डाल लिए हैं, तो उनकी भी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं इस तरह से। दूसरा, वहाँ पर भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो भले ही उन्होंने अभी लास्ट वीक में अनाउंस किया है कि बोर्ड ऑफ पीस में ये होगा और वो होगा, और हमास ने भी कहा है कि वो अपने हथियार डाल देंगे, लेकिन हथियार तभी डालेंगे जब इजराइल वहाँ से वापस चला जाएगा। तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये सीधी अजीब तरह की हालात क्रिएट कर रखे हैं लोगों ने, ऐसी कंडीशंस बना देते हैं जिसको ना कोई फॉलो करता है। तो जो है लोग, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी पैलेस्टीनियंस है, गाजन्स है, वो सफर कर रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल गजा में तो जंग चल ही रही है, लेकिन एक लड़ाई इजराइल के अंदर भी छिड़ गई है। वजह है एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर और एक यहूदी सेटलर। 2 अगस्त की रात इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज राइट विंग के टीवी चैनल 14 के कार्यक्रम द पेट्रियट्स में पहुंचे और यहां उन्होंने लाइव टीवी पर एक बड़ा ऐलान कर दिया। काट्ज ने वेस्ट बैंक में तैनात IDF की सेंट्रल कमांड के मेजर जनरल एवी ब्लथ को उनके पद से हटा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लथ ने उनके निर्देशों के खिलाफ जाकर कार्रवाई की। इसके बाद काट्ज ने उनकी जगह मेजर जनरल डाडो बार कलीफा, जो इजराइल के IDF के चीफ ऑफ पर्सनल हैं, उन्हें सेंट्रल कमांड की जिम्मेदारी दे दी। काट्ज ने यह भी कहा कि सेना से जुड़े फैसलों पर अंतिम अधिकार उन्हीं का ही है। अब ये विवाद शुरू कहां से हुआ, ये भी जान लेते हैं। असल में जुलाई 2024 में एवी ब्लथ वेस्ट बैंक में IDF की सेंट्रल कमांड का नेतृत्व कर रहे थे, यानी पूरे वेस्ट बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास ही थी। उनके कार्यकाल में वेस्ट बैंक में दर्जनों नई यहूदी बस्तियां बसाई गईं और वो सार्वजनिक तौर पर सेटलमेंट को बढ़ाने के समर्थक भी रहे हैं। लेकिन एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी ही रक्षा मंत्री का विरोध कर दिया। मामला एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर से जुड़ा था। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने यहूदी उग्रवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली प्रशासनिक हिरासत की व्यवस्था खत्म कर दी थी। यानी अब बिना मुकदमे के किसी भी यहूदी को अनिश्चित समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। लेकिन फिर भी यही कानून 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों पर लागू रहा, यानी कि रियायत सिर्फ यहूदियों को दी गई। इसके बदले दूसरी कोई सजा भी नहीं तय की गई। तो अब उन यहूदी उग्रवादियों से कैसे निपटा जाए? ब्लथ ने इसका विकल्प निकाला रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। इसके तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को वेस्ट बैंक में प्रवेश करने से रोका जा सकता था। यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। मामला अब यहूदी सेटलर टाल यूनून डार्डिक का था। उस पर आरोप है कि उसने मार्च महीने में खिरबेत हुम्सा नाम के फिलिस्तीनी गांव पर हुए हमले में हिस्सा लिया था। आरोप है कि इस हमले के दौरान एक फिलिस्तीनी को कपड़े उतरवाकर बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। डार्डिक ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। बाद में कानूनी आधार पर उनके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर रद्द कर दिया गया। इसके बाद एवी ब्लथ और इजरायली सेना के कानूनी विभाग ने उस फैसले को अदालत में चुनौती देने और प्रतिबंध को दोबारा लगाने की कोशिश की। समस्या ये थी कि रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। बस इसी वजह से दोनों में खटपट शुरू हो गई और काट्ज ने लाइव टीवी पर जनरल ब्लथ को बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। ऐलान के कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना की तरफ से भी जवाब आया। IDF ने कहा कि मेजर जनरल ब्लथ अपने पद पर बने रहेंगे। रक्षा मंत्री के पास अकेले अपने दम पर सेंट्रल कमांड के प्रमुख को हटाने का कानूनी अधिकार नहीं है। टीवी पर किया गया ऐलान अपने आप में आदेश नहीं बन जाता। इजरायली अखबार हारित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक सेना इस पूरे घटनाक्रम से काफी नाराज थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ना तो एवी ब्लथ को और ना ही उनके उत्तराधिकारी डाडो बार कलीफा को पहले से इस फैसले के बारे में कोई जानकारी दी गई थी। IDF प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने भी इस बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी। अब यहाँ टाइमिंग पर गौर कीजिए। 17 अगस्त को लिकुड पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस होने हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा सदस्य तय करेंगे कि 27 अक्टूबर को होने वाले इजराइल के आम चुनाव के लिए पार्टी की सूची में किस नेता को कौन सी जगह मिलेगी। इजराइल काट्ज भी उस लिस्ट में बेहतर स्थान पाने की दौड़ में है। यही वजह है कि उनके आलोचक आरोप लगा रहे हैं कि लाइव टीवी पर किया गया ये बर्खास्तगी का ऐलान कोई प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि दक्षिणपंथी समर्थकों के लिए रणनीति थी।
हालांकि कार्ड्स की टीम ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका कहना है कि आईडीएफ प्रमुख एयाल जमीर ने अप्रैल में ही खलीफा का नाम इस पद के लिए सुझा दिया था। इसके बाद जून में खुद कार्ड्स ने उनका इंटरव्यू भी लिया था। खैर, कार्ड्स के ऐलान के बाद उनको पद से हटाए जाने की मांग भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में कार्ड्स का फैसला पॉलिटिकल था या वाकई आईडीएफ और डिफेंस मिनिस्टर के बीच दिक्कतें चल रही हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच दूसरे चरण की वोटिंग भी हो गई। इस बार चुनाव उन विवादित शरणार्थी सीटों पर भी था जिन्हें लेकर इलाके में बीते कई महीनों से बवाल चल रहा है। जैसे कि आशंका थी, चुनाव के दौरान भारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC का आरोप है कि बीते 2 दिन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए हैं। वहीं चुनाव में धांधली और हिंसा के भी आरोप लगे हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विरोध प्रदर्शन के चलते LA-27 कोटली और LA-28 लखरात नाम की 2 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाए। दावा है कि इन जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने मेन सड़क को ब्लॉक कर दिया था, जिससे चुनाव अधिकारी वहां पहुंच ही नहीं पाए जहां वोट पड़ने थे। हालांकि पाकिस्तानी अखबार डॉन का कहना है कि दोनों सीटों पर भूस्खलन और खराब मौसम के कारण चुनाव टाले गए हैं। इस बीच दूसरे चरण में भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN ही आगे चल रही है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अनौपचारिक आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में 18 में से 14 सीटों पर PMLN ने जीत दर्ज की है। पहले चरण में भी 13 में से 9 सीटों पर PMLN विजेता घोषित हुई थी। ऐसे में एक बार फिर PMLN पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती दिख रही है। पाकिस्तान में ट्रेंड भी यही रहा है, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है वही POJK में भी जीतती है। माना जाता है कि ऐसा चुनावी प्रक्रिया में धांधली के कारण होता है। भारत ने इस चुनाव को खारिज कर दिया है और इन्हें अवैध बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये चुनाव पाकिस्तान की नाकामियों और लोगों पर किए जा रहे शोषण को छिपाने के लिए किए गए हैं। अगली खबर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ी। पहली बार शेख हसीना देश छोड़ने के बाद कैमरे के सामने मुखातिब होंगी। 5 अगस्त को हसीना नई दिल्ली में फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के कार्यक्रम को लाइव संबोधित करेंगी। इसमें वो बांग्लादेश वापस लौटने के प्लान पर भी चर्चा कर सकती हैं। हसीना वर्चुअली इवेंट में जुड़ेंगी। इससे पहले जनवरी में इसी क्लब के एक कार्यक्रम में उन्होंने ऑडियो मैसेज दिया था, लेकिन इस बार वो लाइव कैमरे के सामने होंगी। इस दौरान उनके सवाल जवाब भी किए जा सकते होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इस खास मौके पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि हसीना यहाँ से क्या संदेश देती हैं। उनके पब्लिकली सामने आने की टाइमिंग भी खास है, क्योंकि 2 साल पहले 5 अगस्त के दिन ही हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इससे पहले उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि इस साल दिसंबर में वो वापस बांग्लादेश जाएंगी। इस पर बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि उन्हें वापस आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांग्लादेश की एक अदालत पहले ही उन्हें मौत की सजा सुना चुकी है। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि भले उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए, पर वो अपने लोगों की पुकार को नहीं अनदेखा करेंगी। अगली खबर, अमेरिका ने सालों बाद जापान की करेंसी येन को मजबूत करने के लिए सीधे दखल दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने यूरो बेचकर जापानी करेंसी येन को खरीदा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दोस्ती में की गई मदद बताया है और कहा है कि वो हमेशा जापान के साथ खड़े रहेंगे। बकौल ट्रंप, अमेरिका का येन खरीदना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा है और इससे अमेरिका को भी फायदा होगा। असल में जापानी करेंसी लगातार कमजोर हो रही है। डॉलर के मुकाबले येन की कीमत 40 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। ऐसे में अमेरिका ने येन खरीदकर उसे स्टेबिलिटी देने की कोशिश की है। इसका असर ये हुआ है कि येन की कीमत 5% तक बढ़ गई। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर येन को मजबूत करने के लिए आगे भी दखल देने की जरूरत पड़ी तो हम ऐसा जरूर करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने 2011 में G7 देशों के साथ मिलकर येन मार्केट में दखल दिया था, जब वहां भूकंप और सुनामी जैसी दिक्कतें आई थी। आज का दुनियादारी यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।